दोस्तों, बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और पहली बार घमासान पार्टी के नीचे नहीं है, पार्टी के ऊपर लेवल पर है, टॉप लेवल पर है। अब सच यह है कि बीजेपी के भीतर बहुत से लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि अमित शाह जैसे नंबर 2 मोदी के बाद दूसरे ताकतवर आदमी अमित शाह के लोगों को या तो टारगेट किया जा रहा है या उनको किनारे किया जा रहा है या उन पर हमले हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर अमित शाह के खास आदमी केंद्रीय सरकार में भूपेंद्र यादव, अमित शाह के नाक कान सब कुछ, इनके दफ्तर पर जिस तरह से गाज गिरी, सारा पर्सनल स्टाफ हटा दिया गया, टॉप लेवल पे ऑफिसर्स हटा दिए गए, उससे हड़कंप सरकार में मचा हुआ है। और सिर्फ बाद में भूपेंद्र यादव की नहीं कर रहा हूं, एक और अमित शाह के खास आदमी मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इनका जिस तरह से टिकट काटा गया और इस टिकट के पीछे जिस तरह से खेल हुआ, अमित शाह की लॉबी उससे भी हड़बड़ाई हुई है कि हो क्या गया। अब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि जैसे जैसे बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जैसे जैसे नबीन साहब ताकतवर हो रहे हैं, वैसे वैसे अमित शाह अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। और खबर ये भी है अंदर की कि नितिन नबीन और अमित शाह में भीतर ही भीतर खटपट है, आप कह सकते हैं तलवारें खींची हुई हैं दोनों लॉबियों में। और इस खटपट का पहला संकेत खुद नितिन नबीन ने दिया। नितिन नबीन ने एक आम सभा में, हाल ही में एक भरी सभा में कैमरे पर बोला, माइक पर बोला कि आने वाला दौर मोदी और योगी का है, मोदी और योगी का आने वाला दौर है। यानी इस नए दौर में अमित शाह का कोई जिक्र नहीं। सुनिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को सुनिए। अब ये समय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है, इसको कोई बांट नहीं सकता। इस बात का विश्वास मेरे कार्यकर्ताओं पर है, मुझे मित्रों। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अमित शाह का अचानक पार्टी के टॉप लेवल पर विरोध कैसे हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जब से अमित शाह के समर्थक, उनके वेल विशर, उनकी लॉबी उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की मांग कर रही है, इशारे भी हो रहे हैं आरएसएस की तरफ से कि अमित शाह उप प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं, तब से यह विरोध अचानक तेज क्यों हो रहा है? क्या वाकई खटपट है टॉप लेवल पर? अब एक और मिसाल देखिए, ये जो साहब हैं नरोत्तम मिश्रा, पावरफुल लीडर मध्य प्रदेश के, यानी जब शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर थे तो चीफ मिनिस्टर से गृह विभाग लेकर इनको दिया गया। पुलिस, गृह विभाग, सारी खुफिया एजेंसी नरोत्तम मिश्रा के हाथ में थी और नरोत्तम मिश्रा की सीधे हॉटलाइन अमित शाह से जुड़ी थी। और ऐसे नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया मध्य प्रदेश के बाई इलेक्शन में, दतिया बाई इलेक्शन। कोई सोच नहीं सकता, यानी जो काम अमित शाह के एक फोन पर चुटकियों में हो जाता, वो टिकट हाई कमान ने जानबूझकर और सारे विरोध के बावजूद काट दिया। नरोत्तम मिश्रा को बैठा दिया गया घर पे। अब दोस्तों, जानकारों का कहना है कि भाई नरोत्तम मिश्रा का जो टिकट काटा गया वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हीं के आदेश पर काटा गया। सर्वे सर्वा तो वही है, बॉस तो वही है। मोदी जी ने तो कहा ही है कि हमारे जो बॉस हैं वो नितिन नबीन है। तो बॉस के कहने पर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया, यानी अमित शाह के खास आदमी का टिकट कट गया। अमित शाह चुप रहे, लेकिन ये चुप्पी जो थी वो अमित शाह की लॉबी को बर्दाश्त नहीं हुई। और आप कह सकते हैं कि जो एक्शन नितिन नबीन ने मध्य प्रदेश में लिया, उसका रिएक्शन उन्हें बिहार में देखने को मिला। यानी जिस तरह से अमित शाह के आदमी नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया, उसी तरह से नितिन नबीन के आदमी का भी टिकट अमित शाह की लॉबी ने पटना में कटवा दिया। अब दोस्तों, ये अंदर की जो कहानियां होती हैं ये अखबारों में तो छपती नहीं और किसी की हिम्मत भी नहीं है इन बातों को वो छापे या टीवी पर दिखाए। लेकिन अंदर की बात यह है कि नितिन नबीन ने भी कुछ गलतियां की और इस पर मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, आप मेरी टाइमलाइन पर देख सकते हैं। नितिन नबीन ने गलती ये करी कि जब पटना के बांकीपुर सीट, वहाँ पर बाई इलेक्शन होना था, जहाँ से पहले नितिन साहब खुद विधायक थे,
तो उन्होंने बिना किसी को कंसल्ट किए, ना मुख्यमंत्री को कंसल्ट किया, सम्राट चौधरी को कंसल्ट किया, ना बिहार में बीजेपी के जो चीफ थे उनको कंसल्ट किया, बस खुद से तय कर ली। और खुद से तय करके अपने पुराने साथी ये जो अभिषेक बंटी हैं इनको टिकट दे दिया गया। तो कहां तो नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा जा रहा है, अमित शाह के आदमी का, और कहां आप खुद बिना किसी से पूछे अपने आदमी को टिकट दे रहे हैं। अब लोगों का कहना है कि साहब ये बात अमित शाह तक तो पहुंचनी थी, उस आदमी के पास पहुंचनी थी जिसके पास सारी खुफिया एजेंसी है। तो फिर हुआ क्या? अभिषेक बंटी के सारे इतिहास को खंगाला गया और इतिहास से पता लगा कि बहुत सी गड़बड़ियां उन्होंने की हैं। अपने नामांकन में बहुत सी बातें बीजेपी को बताई नहीं, छुपाई, सम्राट चौधरी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और ये सारी बातें जब खुलकर सामने आई तो फिर दिल्ली से फोन गया और नितिन नबीन से कहा गया कि इसको बैठा दीजिए। और नितिन नबीन को अपमान का घूंट पीना पड़ा और अपने साथी अभिषेक बंटी को बीच चुनाव में नामांकन भरवाने के बाद बैठाना पड़ा। अब ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये खटपट दिखाती है कि किस तरह की घमासान मची हुई है बीजेपी में टॉप लेवल पर। अब सच्चाई यह है कि नितिन नबीन से कहीं ज़्यादा बड़ी गलती इन साहब की है, नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी ने जब बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना, नेशनल प्रेसिडेंट चुना, नितिन नबीन को चुना, तो इन्होंने भी किसी से कंसल्ट नहीं किया। वो चाहे अमित शाह हो या फिर राजनाथ से, तो वैसे भी कौन पूछता है, मोदी जी कहाँ पूछते। बड़े बड़ों से मोदी ने कंसल्ट नहीं किया, सिर्फ फ़ोन पर मोहन भागवत को बुलाया, फ़ोन पर मोहन भागवत को बता दिया गया, और बाद में सूचनार्थ इन्फॉर्मेशन के लिए अमित शाह, BL संतोष जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, या फिर जो नड्डा थे उस वक्त के अध्यक्ष, उनको बता दिया गया। और ये बात कहीं ना कहीं अमित शाह को भी बुरी लगी और अमित शाह जैसे कुछ और लोगों को भी बुरी लगी, सरकार में सत्ता के शीर्ष पर। और शायद यहीं से नितिन नबीन और बाकी लोगों में खटपट शुरू हो गई। अब ये जो खटपट है दोस्तों, ये किसी प्रदेश अध्यक्ष या किसी विधायक के बीच में नहीं है, ये खटपट टॉप लेवल पर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का खेमा और नंबर 2 का खेमा, चाणक्य का खेमा। और अगर ये खटपट बढ़ती है तो आने वाले दिन बहुत अच्छे नहीं हैं मोदी सरकार के लिए, क्योंकि 6 महीने बाद सबसे बड़ी परीक्षा है, बंगाल से बड़ी परीक्षा है, उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े सूबे में विधानसभा चुनाव है और चंदा चोरी सुर्खियों में है। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है कि अगर ये झगड़ा, ये खटपट अगर बढ़ती है टॉप लेवल पर, बीजेपी के शीर्ष पर, तो फिर आगे क्या होने जा रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। और दूसरी बात, अंदर की असली कहानी क्या है, पटना की कहानी क्या है, मध्य प्रदेश की कहानी क्या है, दिल्ली के अंदर क्या खेल हो रहा है। 2 खास मेहमानों को बुलाया है। सरोज सिंह हमारे साथ हैं। सरोज सिंह, आप कह सकते हैं कि पटना में वो ऐसे रिपोर्टर हैं, ऐसे पत्रकार हैं जो सबके टच में, वो चाहे सम्राट चौधरी हों, वो चाहे बीजेपी के अध्यक्ष हों, वो चाहे जेडीयू के लोग हों, आरजेडी के लोग हों, अक्सर खबर ब्रेक करते हैं। मैंने उनसे आज अंदर की कहानी पूछी, उसको भी सुनिए आप। और मध्य प्रदेश में क्या हुआ और दिल्ली दरबार में क्या हो रहा है अब, ये मैंने बात अभिषेक जी से पूछी है। सरोज जी, भाई सुनने में आ रहा है कि पटना, पाटलिपुत्र और इंद्रप्रस्थ, पटना और दिल्ली के बीच में कुछ खटपट है। नितिन नबीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मोदी जी के बॉस हैं, उनकी बनती नहीं है अमित शाह, उनके जो पुराने बॉस हैं। तो क्या ये बात सही है और क्या इस खटपट का असर पटना के जो चुनाव आपका बाई इलेक्शन है उसमें भी देखने को मिला? और क्या ये बात सही है कि अमित शाह ने जांच कराई, धांधली पकड़ी और उसके बाद नितिन नबीन को अपना कैंडिडेट बैठाना पड़ गया? 100% बात सही है। 100% बात सही है कि बहुत सारी कमजोर कड़ी अभिषेक बंटी की वो सामने आ गई, और वो अमित शाह के लेवल पर भी जो जांच पड़ताल की गई उसमें भी वही बात आई जो पटना से फीडबैक दिल्ली गया था। तो फिर बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी अभिषेक बंटी की।
वो नॉमिनेशन वापस होना ही होना था, और वो नॉमिनेशन वापस हुआ आनन फानन में, और आनन फानन में ही दूसरा कैंडिडेट को सामने लाया गया। उसके बायोडाटा में भी बहुत सारी दिक्कत थी, सुधार ली गई। लेकिन जो सबसे बड़ी जानकारी है दीपक जी, जो अब धीरे धीरे सामने आ रही है, कि जो कैंडिडेचर था अभिषेक बंटी का, उसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय जी की और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सहमति नहीं थी। उनके जानकारी में वो कैंडिडेचर फाइनल नहीं किया गया था, और इसका मलाल दोनों लोगों को था। जब पट्टा पूछेगी बात को, तो लोगों ने ये कहा कि हमको तो केवल सूचनार्थ बताया गया कि अभिषेक बंटी बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर पार्टी के अंदर दो खेमा था कि भाई ये कैसे हो गया। ठीक है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपकी सीट है, आपने फैसला ले लिया, लेकिन एक तरीका जो होता है भाजपा जैसी पार्टी में, अनुशासित पार्टी में, कि भाई आप प्रॉपर कंसेंट लेते हैं, प्रदेश अध्यक्ष का तो लेते ही लेते हैं, मुख्यमंत्री अगर है उस राज्य में तो मुख्यमंत्री का लेते हैं। तो इन सारी प्रक्रियाओं को ओवरलुक करके अभिषेक बंटी के नाम का अनाउंसमेंट हो गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 48 घंटे के अंदर वो नॉमिनेशन वापस हुआ। अब देखिए जो नए प्रत्याशी आए, 20 घंटा लग गया नितिन नवीन को बधाई का संदेश देने के लिए। ओ माय गॉड, 20 घंटा! 20 घंटे के बाद उनका ट्वीट आया है। जब अभिषेक बंटी बने थे तो 1.5 से 2 घंटे में बधाई और समर्थन दोनों का आ गया था उनका ट्वीट, फेसबुक पर, ट्विटर पर, तमाम सोशल मीडिया पर। लेकिन जो नीरज सिन्हा है, उनको बधाई देने में और समर्थन मांगने में 20 घंटे का समय लगा नितिन नवीन को। तो समझ लीजिए कि नितिन नवीन और जो बड़े नेता दिल्ली में बैठे हुए हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन का क्या हाल है। कोऑर्डिनेशन की कमी। क्या ये बात सही है कि बीजेपी के भीतर, बिहार की बीजेपी के भीतर इस वक्त बहुत उठापटक है, तमाम लॉबियां हैं? और क्या ये बात भी सही है कि नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, सर्वोच्च नेता बीजेपी के, उनकी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से नहीं बनती है? 36 का आंकड़ा है। एकदम यही स्थिति है, यही तस्वीर है। और अब तो भाजपा के लोग भी कहने लगे हैं कि नितिन नवीन और सम्राट चौधरी दो धारा में। पहले क्या कहा जाता था कि नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी अलग अलग धाराओं में चल रहे हैं, अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब उसमें एक नए किरदार नितिन नवीन भी आ गए हैं। जिस तरह से कैंडिडेचर ड्रॉप हुआ, नए कैंडिडेट आए, 20 घंटा लग गया नितिन नवीन को बधाई देने में और समर्थन मांगने में। इसका मतलब ही यही है कि अभी आज के तारीख पे भी कोऑर्डिनेशन की कमी है। सम्राट चौधरी के लेवल से जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, नितिन नवीन के लेवल से जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। देखिए, हम लोग तो पटना में घूम रहे हैं, भाजपा कार्यालय में घूम रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं। आज भी हम बहुत सारे इलाकों में गए, भाजपा को लेकर वो उत्साह नहीं है जो भाजपा का गढ़ का इलाका है। देखिए, आज हम दलदली इलाके में गए, थोक मंडी है बिजनेसमैन की, सारे बेस्ट बिरादरी के लोग, बिजनेस बिरादरी के लोग वहां पर है। कहते हैं कि बदलाव हो जाएगा इस बार, बदलाव हो जाएगा इस बार। इस तरह के फीडबैक उन्होंने देना शुरू किया, जो भाजपा का गढ़ है, जहां कोई सोच नहीं सकता कि वहां पर कमल के खिलाफ कोई दूसरी बात भी कोई करेगा। घर के अंदर अगर मान लीजिए उठापटक है, घर में आंतरिक कलह मची है, तो फिर बदलाव तो होता ही है। अभिषेक, एक चीज़ बताइए, चलिए तो पटना की बात इन्होंने बता दी, पटना के किंग ने हमें। आप मुझे बताइए कि नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के बड़े नेता, कद्दावर नेता, एक टाइम पे उनको मुख्यमंत्री कहा जाता था, और जब शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर थे तो गृह विभाग, पुलिस नरोत्तम मिश्रा के पास होती थी। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का भी टिकट कट गया, और नरोत्तम मिश्रा अमित शाह के आंख के तारे थे। भोपाल जब भी अमित शाह जाते थे, मध्य प्रदेश जब भी जाते थे, डिनर उनका हमेशा, भोजन हमेशा नरोत्तम मिश्रा के यहाँ होता था। नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने में भी पार्टी के अध्यक्ष का कहीं ना कहीं रोल है। तो क्या मैं इसको मानूं कि नितिन नवीन और अमित शाह में बन नहीं रही है? आपका क्या फीडबैक है अभिषेक साहब? दीपक जी, मोटे तौर पर आप कहें तो मध्य प्रदेश में शाह के आदमी को नितिन नवीन ने निपटा दिया, और बांकीपुर में, पटना में नितिन नवीन के आदमी को कहा जा रहा है कि शाह के कैंप ने निपटा दिया। ओह माय गॉड,
टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट के टिट साथ फॉर साथ टैट, दिखाई दे रहा है। ईंट का जवाब पत्थर से। क्योंकि पहला आप देखिए, पहली लिस्ट आप देखिए, और मैं कहूंगा कि आप दिखाइए अपने दर्शकों को बीजेपी की तरफ से जो पहली लिस्ट आई, दोनों लिस्ट नितिन नवीन के द्वारा तैयार की गई लिस्ट लग रही थी। चाहे वो मध्य प्रदेश के दतिया की लिस्ट हो जिसमें इनका टिकट कटा, और चाहे पटना नरोत्तम मिश्रा का, हाँ, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, या पटना में तो अपने आदमी को दिया। दोनों कैंडिडेट ऐसा लग रहा था कि नितिन नवीन के सेलेक्ट किए हुए कैंडिडेट है। लेकिन ये बात स्वाभाविक है कि गुजरात लॉबी के अंदर आसानी से ये दबती कैसे, तो कहीं ना कहीं उसको बैलेंस किया गया नितिन नवीन के होम टर्फ पर, पटना में इनके आदमी का टिकट काटा गया, और उससे जो रायता फैलना था फैल गया। रायता जिस रूप में फैला है वो आप देख रहे हैं कि पहला ऐड पिछले 12 सालों में मोदी रिजीम में किसी बीजेपी के चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर का जिसमें कोई फोटो तक नहीं है पटना में। लेकिन सवाल आपने मध्य प्रदेश को लेकर किया, तो मध्य प्रदेश की जो स्थितियां हैं दीपक जी, पहली बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा अगर जीत करके आते तो स्वाभाविक है कि उन्हें कैबिनेट में लेना पड़ता। नरोत्तम मिश्रा को कैबिनेट में लेना पड़ता तो एक बार होम मिनिस्टर रहे, तो उसके बाद उन्हें कोई हल्का विभाग तो दिया नहीं जा सकता था, उन्हें होम फाइनेंस जैसे विभाग ही मिलते। और जिस तरह से मोहन यादव वहां पर शासन कर रहे हैं, जिस अंदाज में वो शासन कर रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा जैसे मंत्री वहां पर सत्ता में बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं होते। एक कैलाश विजयवर्गीय से तो पूरा सत्ता और सिस्टम परेशान है मध्य प्रदेश में। जो मोहन यादव का इकोसिस्टम है, सत्ता का इकोसिस्टम, कैलाश विजयवर्गीय के कारण परेशानी में है, आप जान रहे हैं। अब उसमें नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलता, वो विधानसभा आते, फिर कैबिनेट में आते, तब क्या स्थिति होती इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए जी। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो स्थितियां बनी हुई है, दरअसल ये मध्य प्रदेश की स्थिति नहीं है। हम इसको बहुत कम आंक रहे हैं कि ये पटना की स्थिति है या मध्य प्रदेश की स्थिति है। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर की है कि गुजरात लॉबी के अंदर से जो टॉप 2 लीडर्स हैं, उन दोनों के बीच भी कहीं ना कहीं खटपट जरूर है। सिपा सालार और राजदार अगर खुद को शहंशाह बनना चाहता है तो दिक्कतें तो होनी स्वाभाविक है। एक मिनट, एक छोटा सा जवाब चाहूंगा। मुझे बताइए, नितिन नवीन, कुछ लोग कहते थे कि साहब अमित शाह नितिन नवीन को लेके आए हैं, कुछ लोग कहते थे कि जब बिहार जाते थे तो नितिन नवीन से बातचीत अमित शाह की होती थी, और कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की चॉइस है, मोदी ने ही नितिन नवीन को चुना है। अमित शाह को बहुत दिनों बाद पता लगा जब फैसला मोदी लेने जा रहे थे। क्या ये बात सही है कि नितिन नवीन सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की चॉइस है, इसका कंसर्न अमित शाह से नहीं है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की चॉइस आप कह सकते हैं। और नितिन नवीन को हल्के में लेने वाले लोगों के लिए मैं बता दूं एक बात, सरोज जी बैठे हुए हैं, जिस वजह से नीतीश कुमार ने भोज कैंसिल किया था नरेंद्र मोदी का 2010 में और भाजपा नेताओं का, और जो पोस्टर वजह बनी थी, उस पोस्टर पर निवेदक के तौर पर किनका नाम था सरोज जी बता दीजिए? 2 लोगों का नाम था, एक नाम नितिन नवीन का था, दूसरा नाम रामेश्वर चौरसिया का था। नहीं, लेकिन मुझे बताइए, क्या नितिन नवीन अमित शाह की चॉइस नहीं है, मोदी की चॉइस है? मुझे ऑब्जेक्टिव आंसर चाहिए। नहीं, ऑब्जेक्टिव आंसर यही है कि वो नरेंद्र मोदी की चॉइस है, और नरेंद्र मोदी की चॉइस अगर लखनऊ में जाकर ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि ये दौर, ये समय मोदी और योगी का है, तो दीवार पर लिखी हुई इबारत को अब कुछ आगे कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सरोज जी, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि आप तो नितिन नवीन को बरसों से देख रहे हैं, हमने तो बहुत बाद में जाना दिल्ली में, आप तो बहुत शुरू से देख रहे हैं, जब वो विधायक भी एक टर्म के थे। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं कि नितिन नवीन क्या एक अचानक जो उनको ताकत मिल गई, अचानक जो पार्टी के सर्वा हो गए, पार्टी के बॉस हो गए, नेशनल बॉस, हर बड़ा नेता उनके अंडर में है, क्या नितिन नवीन अपने को संभाल नहीं पा रहे हैं, थोड़ा तेज चल रहे हैं, कुछ धीमे चलना चाहिए? क्या वो अमित शाह को भी इग्नोर कर रहे हैं, भूपेंद्र यादव को भी इग्नोर कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान को भी इग्नोर कर रहे हैं, राजनाथ सिंह को भी इग्नोर कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि नितिन नवीन अपने को संभाल नहीं पा रहे हैं? क्योंकि अभी तो जुमा 2-3 महीना ही हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि नितिन नवीन बहुत तेज चल रहे हैं, वेरी फास्ट? मेरी जो समझ कहती है, नितिन नवीन को तो हम लोग तब से जानते हैं जब उनके पिताजी विधायक थे, तो छोटे बच्चे थे, तब से उनको हम जान रहे हैं नितिन नवीन। तो हमारा वही कहना है कि जिस पिच की उम्मीद, अब कैसे आईपीएल में हमारे सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं और इंग्लैंड में जाके सारे फेल हो गए, वैभव सूर्यवंशी से लेकर रन ही बन रहा है, तो दिल्ली की पिच को अभी समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा नितिन नवीन को। जो कुछ फैसले हो रहे हैं, जो इस तरह के बयान हो जा रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं अभी उसको समझने की जरूरत है नितिन नवीन को। और हमको लगता है कि जो बात अपने बॉस वाली बात कही, नरेंद्र मोदी के उस स्टेटमेंट के बाद बहुत सीरियस हुए हैं नितिन नवीन। जो अब ऑफ द कैमरा वो बताते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर नरेंद्र मोदी जी ने डाल दी है, हम उस जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं, मजबूती से निभाना चाहते हैं। तो वो तो सीरियस है अपने काम को लेकर, लेकिन दिल्ली की पिच इतनी उबड़ खाबड़ उछाल वाली पिच है, राजनीतिक पिच, कि उसको समझने में अभी नितिन नवीन को एकदम संभाल के चलना होगा। नहीं तो फिर जो चीजें हो रही है बिहार में और मध्य प्रदेश में, उस तरह की चीजें होने लगेगी। और जो बयान जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि मोदी और योगी वाला जो बयान है, ठीक है, राजनीति होती है, पर्दे के पीछे करते हैं लोग, लेकिन जब वो पब्लिकली हो जाती है तो परेशानी वही शुरू होती है। और अमित शाह जैसे लोगों का कान खड़े हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। अमित शाह के कान खड़े हो जाते हैं। आखिरी सवाल अभिषेक भाई आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं, क्या आपको लगता है कि अमित शाह के साथ जब से दिल्ली में चर्चा शुरू हुई है कि अमित शाह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तब से मैं देख रहा हूं कि बहुत से ऐसे फैसले हो रहे हैं जो अमित शाह के अगेंस्ट जा रहे हैं। जैसे नरोत्तम मिश्रा, अमित शाह के दाहिने हाथ मध्य प्रदेश में, उनका टिकट काट दिया। या फिर नितिन नवीन ने जाके ये कह दिया कि अब तो मोदी और योगी का दौर है, अमित शाह का नाम गायब है उसमें से। या फिर मैं देख रहा हूं कि एक और अमित शाह के बड़े खास आदमी भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री, उनके यहाँ छापा पड़ता है। छापा मतलब उनके सरकार चारों जो एडिशनल पीएस हैं और प्राइवेट सेक्रेटरी सबको हटा देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं, सारा स्टाफ सैक कर दिया जाता है, और वो भी अमित शाह के आदमी हैं। क्या अमित शाह के ऊपर गाज गिर रही है, या मैं कहूं गाज नहीं गिर रही तो घेराबंदी हो रही? कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है अमित शाह की घेराबंदी हो रही है, उनके आदमियों पे गाज गिर रही है? दीपक जी, नरेंद्र मोदी की जो फितरत रही है वो यही है कि वो किसी को बहुत ज्यादा पंख फड़फड़ाने नहीं देते। ओह, चेक एंड बैलेंस वो हमेशा से करते रहते हैं, पर कतरने की कोशिश करते रहते हैं। और अगर अमित शाह को ही आप देखें तो जिस वक्त से नरेंद्र मोदी दिल्ली आए, दो बातों का ख्याल रखा। गुजरात में चुनाव का समय छोड़ दीजिए, तो सत्ता के मामले में, सत्ता संचालन के मामले में नरेंद्र मोदी पूरी तरह से उनका आदमी मुख्यमंत्री होगा और डायरेक्ट वही देखेंगे। वहां अमित शाह की कोई चलती नहीं है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की स्थिति को आप देखें, योगी आदित्यनाथ, भले ही वो मोदी जी की बात माने ना माने, लेकिन योगी आदित्यनाथ अमित शाह के सामने खड़े हैं, इससे नरेंद्र मोदी को संतोष है। और उसके साथ साथ राजभवन के माध्यम से एक ऐसा व्यक्ति जो अमित शाह का विरोधी माना जाता हो, आनंदीबेन पटेल, उनको राजभवन के माध्यम से लखनऊ में पदस्थापित कर देना, और फिर उनके माध्यम से एक तरफ अमित शाह पर, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश। दूसरा, आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, महाराष्ट्र में कौन नहीं जानता है कि अमित शाह चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे बीजेपी में आ जाए और मुख्यमंत्री पद संभाल ले। जैसे सम्राट चौधरी बीजेपी में आ गए, मुख्यमंत्री बन गए, जैसे शुभेंदु अधिकारी आ गए, वैसे ही जैसे हिमंता आ गए असम में, हिमंता विश्व शर्मा, वैसे ही एकनाथ शिंदे बीजेपी में आ जाए। ये तो एक ओपन सीक्रेट है महाराष्ट्र की राजनीति में, जो अमित शाह चाहते हैं। समझ गया, चेक एंड बैलेंस है। तो इस चेक एंड बैलेंस के बावजूद अमित शाह का कद बढ़ता जा रहा था, और इस बढ़ते हुए कद को एक बहुत ही साधारण स्तर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अचानक ऊपर लाकर, और उसके माध्यम से जो मैसेजिंग कराई जा रही है नितिन नवीन के माध्यम से, ये बड़ी बात है। समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही असली किंग हैं, और किंग को तोता पालने की आदत है। तोता पिंजरे में मोदी नहीं रखते हैं, पिंजरे के बाहर रखते हैं, लेकिन तोता उड़ने में नहीं देते, पर कतर देते हैं। पर कतरे हुए तोते पालते हैं, पिंजरे में नहीं, खुले आसमान के नीचे पालते हैं, उड़ने नहीं देते। और मोदी शायद किसी को भी उड़ान नहीं भरने देंगे। सन 2000 से लेकर 2026 तक उनकी राजनीति यही बताती है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई अभिषेक जी, आप आए इस प्रोग्राम में। सरोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।